हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डेफिनेशन के मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाया। फिर हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स देखी, फिर देखा कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के दो बेसिकली मैनुअल मेथड है जो हम लोगों ने सीखे कि किस तरीके से हम लोग थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स डिस्कस करी और मैंने आपको बोला कि भाई फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जहां पर आपको डिटर्मिनेंट कन्वेंशनल मेथड से ही निकालना होगा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत उसी से करते हैं। कुछ मैं आपको गेट प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती हूँ, उसके बाद हम लोग और भी आगे बहुत सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 4x4 की मैट्रिक्स है। ओके, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 4x4 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 4x4 मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वेंशनल मेथड लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ओके, चलिए इसको ब्रेक करते हैं। जब आप जीरो लोगे तो जीरो से जो अटैच लाइंस हैं, ओके, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैंसिल आउट कर दोगे। यहां पर आप जीरो पुट कर दोगे और ये जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे। तो जब जीरो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहां पर आप इसका जब वैल्यू लोगे तो आपको फाइनली जीरो मिलेगा, आपको लेने की यहां पर जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, -1 कंसिडर करेंगे। अब जब -1 कंसिडर करेंगे तो -1 से ये पास हो रहा है और ये पास हो रही है लाइन, तो क्या बचेगा 1 2 3 3 0 3 और 0 1 2। ओके, तो यहां पर इसको ले लेते हैं हम लोग। यहां पर जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ओके, 1 2 3, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 3 0 1। ओके, उसके बाद आपको क्या बचेगा 0 1 2। ओके, 0 1 2। तो यहां पर आपको ये वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे, +2 कंसिडर करेंगे। जब आप +2 कंसिडर करोगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, जब आप +2 कंसिडर करोगे तो यहां पर आपको फिर से देखना है कि 2 से कौन कौन सी लाइंस पास हो रही है। तो ये कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट होगी। तो बच जाएगा 1 2 3 0 3 0 और 0 1 2। ओके, तो यहां पर मैं नोट डाउन कर देती हूँ। क्या बचेगा 1 2 3, उसके बाद क्या बचेगा 0 3 0, उसके बाद क्या बचेगा 0 1 2। ओके, अब क्या बचा, अब आपका बचा है -3। तो -3 कंसिडर कर लीजिए। -3 आप देखो 3 से कौन कौन सी लाइंस आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पास आउट हो रही हैं। तो देखिए ये पास हो रही है और ये पास हो रही है। जब आप इसको यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो 1 0 3, यहां पर ये कॉलम और ये कॉलम आपको मिलेगा। तो नोट कर लेते हैं हम लोग। बच जाएगा 1 2 3 0 3 0। ओके, और यहां क्या बचेगा 3 0 1। ओके, अब चलिए आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखिएगा जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। आप एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। जब आप 1 कंसिडर करोगे तो यहां पर बचेगा 0 1 1 2। ओके, तो 2 0 0 और 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -1। फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर देखिए -3 को कंसिडर करिए। जब आप -3 को कंसिडर करोगे तो इससे ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 3। तो ये हो जाएगा आपका 4 -3। ओके, ये कितना हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या बचा +2, तो +2 आप एज इट इज रख दिए। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही आप 1 कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 0 इंटू 1 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 -0 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट भी आपका सॉल्व हो गया। प्लस कर लीजिए, यहां पर देखिए -3 है तो यहां पर क्या करिए -3 कंसिडर करिए। -3 आपने एज इट इज रखा। ओके, उसके बाद देखिए 1 कंसिडर करेंगे तो 3 -0 मिलेगा। तो 1 कंसिडर करेंगे तो 3 -0 मिलेगा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, 0 कंसिडर करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और फिर ये पॉजिटिव होगा। तो 3 कंसिडर करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर +3। ओके, +3 और ये मिल जाएगा 0 -9। तो ये हो जाएगा 0 -9। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -9। ओके, आगे चलते हैं। अब हम
फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो -1 जो रखा हुआ एज इट इज रखा रहने दिए, यहां से आपको -1 मिलेगा, 4 -3 1 और इंटू -3 -3, तो ये बेसिकली हो जाएगा -4। ओके, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 2 6 12। देखिए यहाँ पर आप जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना मिल जाएगा 2 6 12 मिल जाएगा। फिर क्या करिए -3 जैसे रखा है वैसे ही रखा रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 3 27। ओके, 9 3 27 हो जाएगा। तो जब आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 आप देख सकते हो 3 यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 3 9 27। ओके, और 27 और यहाँ पर भी 3 रखा हुआ है तो आपने 3 एज इट इज रख दिया यहाँ पर। तो इससे जब आप माइनस करोगे तो ये बेसिकली मिलेगा माइनस का आपको 24। तो यहाँ पर माइनस है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 4 से कितना होता है 12 होता है, 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा और ये होता है 3 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 72 प्लस कितना हो गया प्लस 10, ये कितना हो गया 82। ओके, अब 82 में 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 84 और 4 कितना हो गया 88। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा 88। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। ओके, तो इसे आप नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा जब भी आप इस क्वेश्चन को वापस से रिविजन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को आप देख सकते हो, उसका साइज क्या है 3x3 है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों से ही निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस दोनों ही मेथड में हो जाए। तो सबसे पहला मेथड लगाते हैं, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो 2 आपने रखा, प्लस है तो पॉजिटिव लिया, 2 से पास होने वाली लाइंस। ओके, अब आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, 2 से पास होने वाली लाइन को हटा दीजिए, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कराइए। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो 6 4 24। ओके, 6 4 24 माइनस 2 6 12 हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं, -1 मिलेगा, -1 से जो लाइन पास हो रही है आप देखो ये और ये दोनों आप क्या करोगे, ये भी और ये भी कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 6 3 18। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 18 -18 जो कि बेसिकली आपका 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का 7 कंसिडर कर लीजिए। जब आप 7 कंसिडर करोगे तो यहां पर देखिए ये ओके और ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, आप स्किप करोगे तो क्या मिल जाएगा 3 4 2 3। तो यहां पर इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, माइनस लगाइए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो बेसिकली यहां पर मिल जाएगा आपको 3 2 6 माइनस 3 4 12। ओके, तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 12 मिलेगा, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो -0 हो गया। फिर यहां पर माइनस लगाइए, देखिए 6 माइनस 12 माइनस 6 7 6 42, तो ये आपको मिल जाएगा 42। तो यहां पर आप देख सकते हो 24 में से जब आप 42 को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर आपको बेसिकली -18 आंसर मिल जाएगा। अब ये तो क्या था, ये तो आपका मेथड नंबर 1 था जिससे आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करा। मेथड नंबर 2 भी लगा के देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है हमसे, देखिएगा M2 लगाते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, पहले आप उसे लिख लो अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या दे रहा है 2 1 7 3 4 6, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 1 7। ओके, उसके बाद क्या दे रहा है 3 4 6, तो ये हो गया आपका 3 4 6। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है 3 2 6, तो यहाँ पर आ गया 3 2 6। ओके, फिर मेथड नंबर 2 हमसे बोलता है जो लास्ट वाला कॉलम है उसको यहां रिपीट कर दो, तो ये हो गया 7 6 6। ओके, और जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको यहां रिपीट कर दो, तो ये हो गया 2 3 एंड 3। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद कहता है भाई डायगोनल एलिमेंट्स को कंसिडर कर लो। तो यहां पर आपको एक डायगोनल मिला, ये आपको दूसरा डायगोनल मिला, ये आपको तीसरा डायगोनल मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर 1 2 3। ओके, इन तीनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करा के हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर उसके बाद 3 डायगोनल हम लोग और देखते हैं। 3 डायगोनल कौन कौन से होंगे, एक डायगोनल आपका ये हो गया, ओके, एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल आपका यहाँ पर ये हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था 1 डैश, ये क्या था 2 डैश और ये हमारा क्या था 3 डैश। अब अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 + 2
+3। ओके, पहले क्या करना है, तीनों ही डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करना है, फिर माइनस करना है 1 डैश 2 डैश 3 डैश से। ओके, तो चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं। जब आप 1 निकालोगे तो देखिए 3 2 से 6 और 6 7 से कितना हो गया, 42 हो गया, यहाँ पर रख दिया। प्लस करिए सेकंड डायगोनल, देखिए 4 2 जा 8 6 जा 48, तो यहाँ पर आ गया 48। फिर प्लस करिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए जरा मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर 6 3 जा 18 और 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको बेसिकली 18 ही मिल जाएगा। माइनस कर दीजिए। अब 1 डैश की तरफ चलते हैं। 1 डैश अगर आप देखोगे तो 6 3 जा 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये आपको 18 ही मिलेगा। प्लस करिए 2 डैश की तरफ चलिए, जैसे आप यहाँ पर 2 डैश देखोगे तो 3 4 जा 12। ओके, या आप ऐसे कर सकते हो 7 3 जा 21। ओके, 7 3 जा 21 इंटू 4 करेंगे तो 4 1 जा 4। ओके, 4 2 जा 8, तो बेसिकली आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा +24। ओके, अब इसको जरा कैलकुलेट करिए। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो सारा में माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों ही आपके किस में होंगे, माइनस में होंगे। अगर ये तीनों ही आपके माइनस में है तो ये -18 रखा है, ये +18 रखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जरा देखिए ये 42 है, ये -24 है, तो 42 में से 24 को माइनस करिए, 12 में से 4 गया 8 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रखा है, 48 रखा है, और यहाँ पर क्या रखा है, -84 रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और यहाँ पर नो गलत कर रही हूं मैं, यहाँ पर देखिए 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बच गया। ओके, और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3 बच गया। अब प्लस का 18 है, माइनस का 36 है, जब आप इसे माइनस करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, -18 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो जो आंसर आपका इस मेथड से आया है वही आंसर आपका इस मेथड से आया। ओके, तो ये दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसमें से जिस मेथड के लिए आप कंफर्टेबल हो वो मेथड को आप पिक कर लीजिएगा और उसी से ही डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करिएगा। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट नहीं आती है तो गेट के क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गेट में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते तो हैं मगर इतने इजी क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ही कम पूछे जाते हैं। आपसे मोस्टली डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिएगा, चाहे आप ए बी या सपोज कर लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस m की, ओके, और एक कोई मैट्रिक्स है आपकी बी, ओके, कोई मैट्रिक्स है आपकी n क्रॉस m की, ओके, दोनों n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, चाहे आप इनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लो, ओके, इनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके बाद आपस में मल्टीप्लीकेशन करा दो, या आप क्या करो दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करा दो। एक आपकी मैट्रिक्स हो गई A, ओके, पहले क्या करा आपने, एक मैट्रिक्स ली A n क्रॉस m की, फिर एक मैट्रिक्स ली आपने B n क्रॉस m की, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद आप डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट विल बी सेम। मतलब क्या है, या पहले आप क्या करो A का डिटर्मिनेंट निकाल लो, एक कोई मैट्रिक्स A है एक कोई मैट्रिक्स B है, दोनों का आपने इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 2 आता है, मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट 3 आता है, तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो AB का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B के बराबर होगा। मतलब क्या है, आपने AB का जो मल्टीप्लीकेशन करा के डिटर्मिनेंट निकाला है, और अगर इंडिविजुअल A का डिटर्मिनेंट 2 है और इंडिविजुअल B का डिटर्मिनेंट 3 है तो वहां पर भी आपको 6 मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, 2 3 जा 6, और जब आप AB मैट्रिक्स AB का मल्टीप्लीकेशन करा के जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो भी आपको 6 ही मिलेगा। ओके, तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा, और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे आप याद रखिएगा। एक्सप्रेशन नंबर 1 होता है मॉड यानी डिटर्मिनेंट a टू द पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a और उसकी पावर n, ओके, उसकी पावर n। ये बहुत पावरफुल आपका एक्सप्रेशन है। क्यों पावरफुल है, कई बार आपसे बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ये आपको गिवन होगा। सपोज कर लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4, ओके, बोलेगा फाइंड द डिटर्मिनेंट, ओके, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स भी दे देगा। सपोज कर लीजिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको गिवन है, या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है, कुछ भी ले लिया। मैं यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की इस तरीके से मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले A का A से मल्टीप्लाई कराओगे, एक नई मैट्रिक्स बनाओगे, फिर A का
ए से जो मल्टीप्लाई करा के मैट्रिक्स बनी है उसका फिर से ए से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर एक नई मैट्रिक्स बनाओगे। तो जब आपको ए क्यूब की मैट्रिक्स मिल जाएगी फिर आप क्या करोगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कराना होगा, उसके बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी आती होगी, जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिखी है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती होगी तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे आप ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करा के डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहे तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके बाद उसको जितनी बार मल्टीप्लाई कराओगे उतनी ए की पावर का आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मतलब क्या है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रही हूं कि ए का डिटर्मिनेंट आपको 4 गिवन है, आपको ए क्यूब का डिटर्मिनेंट बनाना है, तो यहां पर n का काम क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। तो चाहे आप ए का ए से फिर ए से मल्टीप्लाई करा के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, ओके, चाहे आप क्या करो, आपको पता है मॉड ए, ओके, मॉड ए जो है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका 4 के बराबर है, और आपको प्रॉपर्टी पता है आपको ए टू द पावर n, ओके, ए टू द पावर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इंटू पावर 3। देखिए यही मेथड तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसी प्रॉपर्टी के बारे में तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 3। तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 64 आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रॉपर्टी याद रखो। और आप इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देता है और आपसे बोलता है कि भाई ए क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन देखिएगा जो आपका इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, वो आपका होता है मॉड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए। मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका किसके बराबर होगा, इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कई बार ऐसा होता है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या देता है, बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ओके, डिटर्मिनेंट जो ए का है वो 2 है, और बोलता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करने लगते हो, आप यहाँ पर फाइंड आउट करने लगते हो कि पहले हम ए इनवर्स निकाल लें। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। ओके, ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी मैं आपको डायरेक्टली नहीं रटाऊंगी, आपको चीजों को बता के उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ए इनवर्स निकालते हो, ए इनवर्स निकालने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलती है इनवर्स की, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने चलते हो। तो इससे आपका जो मेथड है वो लेंदी हो जाता है और आपको गेट वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो वहां पर आपकी ये प्रॉपर्टी काम आती है कि अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट पता है तो इनडायरेक्टली आप लिख सकते हो इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इतना आसान हो जाता है अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिएगा, वो भी आपका इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और इसको भी किस तरीके से हम लोग लेके आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके प्रूफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स ए का उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपको क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, यानी आपके 1 के बराबर होगा। और 1 अगर आप देख रहे हो मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपको यूनिट मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं छोटा सा आपको प्रूफ दिखाने के लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ जिसके बारे में अभी मैंने आपको नॉलेज नहीं दी है, बट मैं दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब इसको आप देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर साथ में आपका लिखा हुआ है तो इसे आप अलग भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो वो बराबर हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये दोनों एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये प्रूफ आप लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना चाहते तो मत भी लिखो, क्योंकि इसका कोई भी यूज आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा। ये जो फाइनल आपको यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन का यूज आपका बेसिकली होता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल होता है किसके, ये आपका इक्वल होता है मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर आप इसका भी एडजॉइंट ले लोगे, एडजॉइंट ए
ओके, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ओके, n-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ओके, किसी भी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और उसमें से कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपका जीरो हो जाए, सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से यहाँ पर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हो, 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हो। सपोज कर लीजिए आपकी एक रो जो है वो जीरो है, यहाँ पर हो गया 2 3 9 7 6 5। ओके, आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। या आप सपोज कर लीजिए आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दी है 2 9 4 और यहाँ पर दे दिया 0 0 0 3 6 7। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपका अगर जीरो हो जाता है, यानी सारे के सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के जीरो हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ एनी रो और कॉलम is 0. Okay, if any row or column is 0, then determinant of A will be equal to 0. Okay, determinant आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी के साथ साथ सेकंड जो प्रॉपर्टी है, लाइक थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर आपके कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम सिमिलर हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पर कोई 3x3 मैट्रिक्स है, उसका आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर दिया है 1 2 3, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पर दिया हुआ है 7 9 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी ये जो कॉलम है, ओके, ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है, दोनों क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। यहाँ पर सपोज कर लीजिए 1 2 9 दिया है, 2 7 4 दिया हुआ है और फिर आपको 1 2 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके पास रो है और ये जो आपके पास रो है, बोथ आर सेम। तो अगर आपकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो जाती है तो फिर डिटर्मिनेंट आपका जीरो होगा, या कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपकी सिमिलर हो जाती है तो भी आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होने वाला है। तो यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इफ एनी टू रो और कॉलम इज, एक सेकेंड, इफ एनी टू रो और कॉलम आर सिमिलर, ओके, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपकी सिमिलर हो गई, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ये एक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर कई बार आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन देता है जहां पर आपका टाइम वेस्ट कराने की कोशिश करी जाती है, बट आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे चीजों को। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपकी होती है, यहाँ पर देखिएगा जरा, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। ओके, ये आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है और इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ध्यान रखिएगा आपका कितना होता है? 27 होता है। मैंने इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहां पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, दिस इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ओके, ये आपके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे तो आपको 27 मिलेगा। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखिएगा जरा, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हमारा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशंस जो है जो आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशन में, ये हो गया। उसके बाद हमें पता चला कि भाई कोई एक रो या कोई एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं तो डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा। उसके बाद हमें पता चला कि भाई कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपकी सिमिलर हो गई तो भी डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा। उसके बाद हमें पता चला कि ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ध्यान रखना है 27 होता है। ओके, उसके बाद अगर आपको किसी भी एक मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराना है, ओके, सपोज कर लीजिए यहां पर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। ओके, देखिएगा जरा, सपोज कर लीजिए यहां पर आपके पास इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स है। यही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 0। ओके, अगर आप इसमें किसी के यानी किसी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो तो ये जो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो या तो ये किसी एक रो में होगा या तो किसी एक कॉलम में होगा। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, इनको समझाया जा सकता है बट इनको आपको रटाया नहीं जा सकता, आप भूल जाओगे अगर रटोगे। एक सेकंड केस भी बनाएंगे। मतलब क्या है, जब आप मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो तो हर एक टर्म में उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, हर एक टर्म में उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। बट जब आप डिटर्मिनेंट में किसी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो तो ये या तो किसी एक रो में होगा या तो किसी एक रो में आप करा सकते हो, चाहे आप इसमें करा लो, चाहे आप इस रो में करा लो, चाहे आप इस रो में मल्टीप्लीकेशन करा लो, या फिर आप किसी एक कॉलम में करा सकते हो, या आप इस कॉलम में करा लो, चाहे आप इस कॉलम में करा लो और चाहे आप इस कॉलम में करा लो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस के का मल्टीप्लीकेशन कराती हूँ किसी एक रो में, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 3k। ओके, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, 4, 5, 6 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 0। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि 2, 5, 8 जो आपको कॉलम दिख रही है मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन कराना चाहती हूँ तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। 1, 4, 7 ये आपका हो जाएगा 2k, ये आपका हो जाएगा 5k, ये आपका कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा, और बाकी जो आपका रखा हुआ है वो भी एज इट इज रहेगा 3, 6 और 0। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो डिटर्मिनेंट में। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। यहाँ पर अगर आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो जो आपका डिटर्मिनेंट होगा उसको आपको -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मतलब क्या है, इफ वी interchange, okay, if we interchange any two row और कॉलम, कोई दो रो भी हो सकती हैं और कॉलम भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है सिर्फ रो हो या सिर्फ कॉलम हो। अगर आप किसी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कराते हो देन the determinant will be multiplied by -1। ओके, आपको -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकालना चाहते हो। कुछ भी हो सकती है ये, इसमें एलिमेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, 2, 9, 7, 3, 4, 6, 2, 1, 6। ओके, यहाँ पर आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये आपकी हो गई R1 रो नंबर 1 हो गई, ये आपकी क्या हो गई R2 हो गई, रो नंबर 2 हो गई, और ये आपकी हो गई R3 यानी रो नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से ये आपका C1 कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम नंबर 3 हो गया। ओके, कॉलम नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कराया, इंटरचेंज का मतलब क्या है, R1 के प्लेस में हम लोग R2 रख देंगे, 3, 4, 6 रख देंगे, और R2 के प्लेस में R1 रख देंगे, 2, 9, 7 रख देंगे, और जो R3 है वो आपकी एज इट इज रहेगी। तो इसमें आपको क्या कराना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा। अब अगर आप एक और इंटरचेंज परफॉर्म करते हो तो एक और माइनस बाहर आएगा और वो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो फिर से आपका ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से एक और भी आप यहां पर लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी दो कॉलम चेंज कराना हो, मतलब सेम क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करा है। अब की बार मैं C1 को C2 से चेंज कर रही हूँ, इससे पहले मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज करा, अब की बार मैं C2 को C1 से इंटरचेंज कर रही हूँ। तो ये आपका 9 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9, 4, 1। ओके, अब C2 की जगह C1 आ जाएगा, 2, 3, 2, और ये जो आपको दिया हुआ है C3 ये आपका एज इट इज आ जाएगा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसमें भी अगर आपने एक और इंटरचेंज परफॉर्म कराया, एक और कॉलम को दूसरी कॉलम से चेंज करा, तो जितनी बार आप ये परफॉर्म करोगे उतनी बार एक माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो अगर आपने इवन नंबर ऑफ टाइम्स करा, जैसे कि एक बार करा फिर दोबारा करा, 2 बार हो गया, तो पॉजिटिव होगा, कोई भी माइनस साइन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आपने ऑड टाइम्स करा, मतलब एक बार करा या 3 बार करा या आपने 5 बार करा, तो फिर एक माइनस आपको बाहर देखने को मिलेगा। ओके,
तो ये आपकी ओवरऑल यहाँ पर बात हो गई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मोस्ट यूजेबल प्रॉपर्टीज है, एक तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये वाली यूज करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर ये वाली प्रॉपर्टीज तो आपको ध्यान ही रहेंगी, बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं ये। ओके, इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप करा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इससे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कराओगे तो बाहर माइनस आएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कराओगे तो बाहर माइनस दिखेगा। अगर उसी को इवन नंबर ऑफ टाइम्स करा दिया तो हर बार माइनस आएगा। 2 बार अगर माइनस आया तो प्लस बन जाएगा, 4 बार माइनस आया तो प्लस बन जाएगा, बट अगर 3 बार माइनस आया तो माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, और फिर प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज को। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ओके, मैं यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ इस तरीके से। इसके में जो एलिमेंट्स हैं ये 3x3 की मैट्रिक्स में कंसिडर कर रही हूँ। यहाँ पर एलिमेंट्स कंसिडर कर लीजिए 1 9 2 3 6 8 2 1 4। ओके, यहाँ पर आपके पास ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। मैं चाह रही हूं कि आप इसका ट्रांसपोज लो। वैसे तो ट्रांसपोज को हम लोग a डैश या a टू द पावर t से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ट्रांसपोज होता क्या है, जितनी भी रोज है अगर आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और वी कैन से दैट जितनी भी कॉलम्स हैं अगर आप उसे रो में कन्वर्ट कर दो तो जो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यही मैंने लिखा है। मैंने कहा है लेट कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास। कौन सी मैट्रिक्स है? AIJ, जिसका साइज क्या है 3x3 है। ओके, यहां पर मैंने कंसिडर कर लिया 3x3 का साइज यहां पर आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर ये मैट्रिक्स ले ली है। फिर क्या बोल रहा है, देन n cross m matrix obtained from A by changing its row into column and its column into row called transpose of A and is denoted by A dash, और A dash से डिनोट कर सकते हैं या A टू द पावर T से आप डिनोट कर सकते हो। अभी जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो आपकी m क्रॉस n की होती है, बट जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये n क्रॉस m में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तभी आप ट्रांसपोज ले सकते हो। अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज आसानी से ले सकते हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगी तो A ट्रांसपोज आपका किसके बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या सारे के सारी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे आप बेहतर समझ पाओ उसको करिए। मैं क्या करने जा रही हूं, यहां पर जितनी भी आपको रोज दी हुई हैं, एक R1 रो आपकी ये हो गई, एक R2 रो आपकी ये हो गई और एक R3 रो आपकी ये हो गई। तो सारी की सारी रो को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। ओके, एक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 8। दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4। अब मैंने तीसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। देखिएगा, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में जरा देखिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू यहां पर मैं बना देती हूं। इसमें जो एलिमेंट है 2 1 6 7 4 9। ओके, तो यहां पर ये मैट्रिक्स का साइज कितना है, ये 2x3 का साइज है। यहां पर 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ रोज। ओके, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हैं 3। ओके, तो 2x3 की ये मैट्रिक्स हो गई नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब रोज को कौन रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है। कॉलम को कौन रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका ट्रांसपोज ले लो तो ट्रांसपोज A डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A टू द पावर T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो ट्रांसपोज होगा वो अब क्या होने वाला है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी, रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 6,
दूसरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट हो गई 3x2 में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर यही मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका साइज कितना है, जिसका साइज है m क्रॉस n का, तो देन द n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बाय A बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, और डिनोट करेंगे a डैश और a टू द पावर t से। तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब ये सिंगल भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ये केस नंबर, ये एग्जांपल नंबर 3 आप कंसिडर कर लीजिएगा, ये दिया हुआ है 2 1 6। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज आपका बराबर हो जाएगा किसके, इसका ट्रांसपोज आपका बराबर हो जाएगा रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी ये क्या है, अभी ये आपका रो है और अभी किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी आपका क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई ट्रांसपोज बोलते किसे हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं डिस्कस करती हूँ मैं आपसे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछी जाती है, कई बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिएगा, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, आपने उसका ट्रांसपोज लिया और उसके बाद आपने उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल। यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए है। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 9 2 3 6 8 2 1 4। ओके, आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या मिल गया 1 3 2 9 6 1 2 8 4। अब मैं आपसे बोल रही हूं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, यानी आपको जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली है इसका आप फिर से ट्रांसपोज ले लो। तो आप क्या करोगे भाई, फिर से रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब दोबारा आप ये काम करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, तो पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई 1 3 2, दूसरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई 9 6 1, तीसरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई 2 8 4। तो यहां पर देखो आपको वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब क्या है, जब आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो आपको कहां पहुंच जाओगे, आप अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स पर पहुंच जाओगे। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ द ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। ओके, डिटर्मिनेंट आपका चेंज नहीं होगा। इससे भी क्वेश्चन बनता है, आपसे बोल देता है, गिवन क्या होता है आपको क्वेश्चन में, गिवन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो, फिर ट्रांसपोज लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने बैठ जाते हो, जबकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना था। आपको एग्जैक्टली उसने आंसर ही दे दिया, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वैल्यू कैसे चेंज नहीं होती है, कैसे चेंज नहीं होती है। ये अगर आप देख लोगे तो आपको पक्का यकीन आ जाएगा इस प्रॉपर्टी पे कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सही है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को उठा लेते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर मैं पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगी तो आपकी डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख भी लोगे कि भाई ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट आपका कैसे सेम है। ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट्स तो मैं बाद में लिख दूंगी, पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बना लेती हूँ। तो आपको क्या दे रहा है 1 9 2 3 6 8। ओके, 1 9 2 3 6 8। ओके, उसके बाद क्या दे रहा है 2 1 4 2 1 4। उसके बाद ट्रांसपोज क्या है 1 9 2, मतलब यही रो को मैंने क्या करा है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। 1 9 2 ये कितना हो गया 3 6 8, ये कितना हो गया 2 1 4 हो गया। अब यहाँ पर देख लो यही आपकी क्या है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। आप क्या करना चाहते हो, दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करिए, 1 कंसिडर करिए, 1 से रिलेटेड लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगी ताकि, क्योंकि मैं आपको डिटर्मिनेंट तो सिखा नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि भाई दोनों सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 24 माइनस 8। ओके, माइनस 9 कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस 8 2 16, फिर प्लस 2 कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 2 12। ओके, अब यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 24 माइनस 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब 12 माइनस 16 कितना बचेगा
यहाँ पर आपको मिल जाएगा -4 और -9 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखिए 3 - 12 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो यहाँ पर 36 - 18 कितना होगा, +18 होगा, तो 16 + 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 + 6 14, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 34 आ रहा है। अब जरा यहाँ पर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए। जब आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 एज इट इज, 6 4 जा 24 -8, ओके। फिर -3 कंसिडर करिए, 9 4 जा 36 -2, ओके। फिर +2 कंसिडर करिए, नॉट +3। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 -6 2 जा 12, ओके। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -3 4 9 जा, हाँ ये 36 लिखा है। 36 में से -2 कर दीजिए, कितना बचा, 34 बचा। आप 34 में जरा 3 का मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 4 जा 12, ओके, 3 4 जा 12, तो 12 का क्या आ जाएगा, 12 का आपका आ जाएगा 2, ओके। कैरी इधर चला गया, 1 3 3 जा 9 और एक 10, तो ये कितना हो गया, माइनस का 102 हो गया। अब यहाँ पर 2 में से 2 चला गया तो 0 बचा, 7 में से 1 चला गया तो 6 बचा, ओके। तो 60 × 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। अब जरा यहाँ पर देखिए 16 आप एज इट इज रखिए। 120 में से पहले आप 100 को माइनस कर दिए तो बचा खाली 20, 20 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 18 बचा, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर देखिए ये 16 + 18 और यहाँ पर भी 16 + 18, तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपका डिटर्मिनेंट ए का और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी सेम, ओके, दैट विल बी इक्वल। तो यहां पर सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, यहां पर चाहे आपके पास सपोज कर लीजिए 2 मैट्रिक्स हैं, आप उनका क्या करो, अलग से ट्रांसपोज ले लो, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद उनको ऐड करो, या आप उनको ऐड कर दो, पहले आप उनको ऐड कर दो उसके बाद ट्रांसपोज लो, तो जो आपको दोनों में ही फाइनल रिजल्ट मिलेंगे दैट विल बी सेम, ओके। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रांसपोज की थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, जहां पर चाहे आप सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स बी है, दोनों के ट्रांसपोज को लेके आप मैट्रिक्स एडिशन करा दीजिए, या पहले आप मैट्रिक्स एडिशन करा दिए देन उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिए सारी की सारी रोज को किसमें, कॉलम में, तो दोनों ही वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। आगे बताते हैं, सपोज कर लीजिए यहां पर, सपोज कर लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, सपोज कर लीजिए यहां पर आपका ए बी है, ओके। ए बी आपने मल्टीप्लाई कराया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, चाहे आप अलग अलग ट्रांसपोज ले लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब क्या है, आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, आपने क्या करा, ए का ट्रांसपोज लिया, सॉरी आपने क्या करा, ए और बी का पहले क्या करा, मल्टीप्लीकेशन करा लिया। अभी मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लाई किस तरीके से कराते हैं, एडिशन किस तरीके से कराते हैं, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, बट अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आपने ए और बी का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया, या आप ऐसा कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग अलग इंडिविजुअल फाइंड आउट कर लो, उसके बाद ये जो वैल्यू है ये इक्वल किसके हो जाएगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, सपोज कर लीजिए आपने ए का बी से मल्टीप्लाई कराया, बी का सी से मल्टीप्लाई कराया, फिर आपने ट्रांसपोज लिया, तो दैट विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ओके। ये आपका इसके बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ओके। आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बट आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करो, पूरे नोट्स बनाओ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें डिस्कस करने के लिए, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ।